अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब कहते हैं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। मुझे भी बेटे की बड़ी चाह थी। जब अल्लाह ताला ने ऊपर तले 2 बेटे दिए तो मैंने बेटी की दुआएं मांगनी शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने दुआएं सुन ली और दूसरे बेटे की पैदाइश के 4 बरस बाद एक नन्ही परी का तोहफा मेरी गोद में डाल दिया। उस खूबसूरत इनायत पर मैं फूली न समाती थी। बेटी की सूरत देखती तो इतना प्यार आंखों में उमड़ आता कि वो मुझे अपने दोनों बेटों से भी ज्यादा अहम लगने लगती। ये एक कुदरती बात है कि बेटियां लड़कों की निस्बत ज्यादा नाजुक मिजाज और हसास होती हैं, तभी उनका ख्याल भी ज्यादा रखना पड़ता है। वैसे भी जो औलाद सबसे छोटी हो वो माँ बाप का दिल ज्यादा लुभाए रखती है। मेरी बेटी जोया बहुत मनमोहनी सी थी। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, ज़हीन भी बला की थी। बचपन में जब तोतली जुबान में प्यारी प्यारी बातें करती तो हम माँ बाप दोनों ही उस पर वारी सदके हुआ करते थे। मैंने अपने बेटों के नाम फरमाबरदार और ताबेदार रखे, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि ये दोनों हमारे बच्चे फरमाबरदार और ताबेदार हों। वो हमारी हर बात माने, हर हुक्म बजा लाएं। मेरे बच्चे अपने नाम की तरह बिल्कुल वैसे ही निकले। हम दोनों मियाँ बीवी ने उनकी ऐसी तरबियत की थी कि वो नेक और साले भी थे, हमारा कोई हुक्म ना टालते थे। मेरे शौहर अच्छे बिजनेसमैन थे। उन्होंने काफ़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अपने वालिद की तरफ विरसे में मुझे एक मकान मुंतकिल हुआ और दुकान उन्होंने अपनी मेहनत से बना ली। इस तरह एक आबाई घर के अलावा उनकी मलकियत में 2 दुकानें आईं। किराए से कुछ आमदन हो जाती। जोया घर में सभी की लाडली थी। दोनों भाइयों की आंखों का भी तारा थी। भाई अपनी बहन पर जान छिड़कते थे, लेकिन वो अपने भाइयों को खातिर में न लाती थी। हर बात मनवा लेती, उनकी चीज़ों पर भी कब्जा कर लेती। वो बखुशी बहन के हक में दस्तबरदार हो जाते, क्योंकि वो उस पर फरीफ्ता थे। खिलौने, किताबें, खाने पीने की इशिया, गर्ज जोया उनकी जो चीज़ चाहती उठा लेती और वो उसको ना रोकते टोकते। जब तक वो छोटी थी हम भी उसे नहीं रोकते थे कि ना समझ है, बड़ी होगी तो आप ही समझ जाएगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। बड़ी होती गई तो वो मजीद जारहियत पसंद हो गई। एहसास मलकियत उसमें कूट कूट कर भरा था। जिस चीज़ पर हाथ रख देती मजाल है कि कोई फिर उससे वो शय वापस ले सकता। बड़े भाई के पेन होते या छोटे की कलाई की घड़ी अगर उसे पसंद आ जाती तो वो उनसे झपट लेती और फिर वापस ना देती। वो बेचारे मुंह देखते रह जाते, चुप हो जाते और मेरे मियाँ कहते कि छोड़ो और ले लेना, छोटी बहन का दिल ना तोड़ो। ताहम अब मैं महसूस करने लगी थी कि ये लड़की बेलगाम होती जा रही है। इसे अपनी मनवाने की आदत पड़ गई है। अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करवाना अपना फर्ज समझती है। कभी अगर उसकी फरमाइश पूरी ना हो पाती आसमान सर पर उठा लेती। मैं अब खौफजदा रहने लगी कि ये अच्छी बात नहीं। ये आदत आगे चलकर इसके हक में बुरी साबित हो सकती है। माँ बाप बहन भाई हर कदम पर उसके साथ रियायत बरतते थे, मगर ज़माना तो ऐसा नहीं था। जबकि हक के मलकियत को उसने अपनी फितरत बना लिया था। उसकी उम्र 16 बरस हो गई। मैं जोया को रोकने टोकने लगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अच्छे बुरे की तमीज़ करना सीखो और इस तरह बेलगाम ना होती जाओ कि तुम्हारी ख्वाहिशात तुम्हें किसी गड्ढे में गिरा दें। तब सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि हम सबको भी तकलीफ होगी। वो मेरी बात ना समझती, बल्कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। अगर मैं डांट डपट करती तो उसके वालिद आड़े आ जाते। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बच्ची के पीछे पड़ गई हो? अभी इसकी उम्र ही क्या है? वक्त के साथ साथ पुख्ता ज़हन हो जाएगा। मैं कहती कि ये बेटी है और बेटियां पराया धन होती हैं। इसे भी तो पराए घर जाना है। आज अगर हम जोया को अच्छा बुरा नहीं बताएंगे तो कल को ये ससुराल वालों के हाथों खार होगी। माएँ बच्चियों को ऊंच नीच समझाती ही हैं। मुझे उसे समझाने दो। मगर मेरे शौहर हमेशा मुझे गलत और बेटी को सही कहते रहे। उनकी शह पाकर वो और भी दलेर और शेर होती जाती थी। अब मेरे बेटे भी महसूस करने लगे थे कि उनकी बहन हर वक्त ज्यादती करती है। छोटी होने के बावजूद बात बात पर उनकी बेइज्जती कर देती है और वो वालिद के डर से उसे कुछ न कहते, सब्र कर लेते। वक्त तेजी से गुजरने लगा। तीनों बच्चे बालिग और बाशऊर हो गए। बड़े बेटे ने ग्रेजुएशन करने के बाद वालिद की दुकान संभाल ली, जबकि छोटा अभी पढ़ रहा था कि मेरे खाविंद बीमार पड़ गए। जोया ने मैट्रिक कर लिया था और अब वो 2nd ईयर की तालबा थी कि उन्हीं दिनों मेरी सौतेली ननद जोया के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगने हमारे घर आई।
मेरे शौहर अपनी सौतेली बहन से बहुत प्यार करते थे। जब मेरे शौहर ने अपनी बहन का मद्दुआ सुना तो इनकार न कर सके और हाँ कर दी। उस वक्त जोया कॉलेज गई हुई थी। वो घर आई तो उसके फरिश्तों को भी इल्म न था कि आज वालिद और फूफी ने उसकी किस्मत का फैसला कर दिया है। मैंने जोया को डिस्टर्ब ना किया। सोचा कि सालाना इम्तिहान सर पर है, इम्तिहान हो ले तो बता दूंगी। हमारी बच्ची फूफी से बहुत प्यार करती है, भलाई से इस रिश्ते पर क्या एतराज हो सकता है। सालाना इम्तिहान हो गए। मेरे शौहर की सेहत रोज बरोज गिरती जाती थी। उन्हें तशवीश लाहक रहने लगी कि बच्चों की जल्द अज जल्द शादियां कर दें। खुसूसन बेटी को अपनी जिंदगी में ही उसके घर कर देना चाहते थे। जब मेरी बेटी के पेपर खत्म हो गए तो उसकी फूफी हमारे घर शादी की तारीख लेने आ गई। मेरे शौहर भी यही चाह रहे थे कि जल्द अज जल्द इस फर्ज से सुबकदोश हो जाएं। उन्होंने तारीख तय कर दी और मिठाई मंगवाई तो जोया को तब इल्म हुआ कि उसकी शादी की तारीख पक्की हो गई है। ये खबर सुनकर तो उसका रंग उड़ गया। बजाय खुशी का इजहार करने के वो अजहद परेशान हो गई और कहा, मेरी जान, मेरा यहाँ रिश्ता ना किया जाए। अब्बा को बता दीजिए मैं इस लड़के के साथ शादी करने पर बिल्कुल भी रजामंद नहीं हूँ। मैंने कहा कि बेटी, तुम क्यों अपने कजन के साथ शादी पर रजामंद नहीं हो, जबकि वो देखा भाला लड़का है, पढ़ा लिखा है और इसमें बज़ाहिर कोई बुराई नजर नहीं आती। तुम्हारी फूफी तुमसे बहुत प्यार करती हैं और खुशहाल घराना है। तुम्हें इस रिश्ते पर क्या एतराज है? पर वो मुझे कहने लगी कि पहले आपको दोनों भाइयों की शादियों की फिक्र करना चाहिए, मेरी बारी तो बाद में आती है। आखिर आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? मुझे नहीं, तुम्हारे वालिद और उनकी बहन को जल्दी है। तुम्हारे अब्बा जी दरअसल यूं फिक्रमंद हैं कि बीमार रहने लगे हैं, लेकिन अगर तुम ही नहीं करना चाहती हो तो हम तुम्हारी फूफी से 2 बरस की मोहलत मांग लेते हैं। मैं मोहलत की बात नहीं कर रही, ये कह रही हूं कि मुझे फूफी के बेटे से शादी नहीं करनी। पर आखिर उसकी क्या वजह है? वजह तो बता दो। कोई तो वजह होगी। बहरहाल आप जानती हैं कि मैं बहुत जिद्दी हूं। आपको बता दूं, अगर मेरे साथ जबरदस्ती की गई तो सच कहती हूं कि ये मेरी ही नहीं सबकी तबाही होगी। मैंने बेटी के कड़े तेवर देखकर शौहर को आगाह किया, मगर उन्होंने जोया के इनकार को संजीदा ना लिया। बोले, आज तक मैं उसकी हर बात मानता आया हूं, कभी कोई फरमाइश, कोई बात रद्द नहीं की, तो आज उसे मेरी भी बात माननी पड़ेगी। उसकी फूफी को हाँ कह चुका हूं। वैसे भी तुम उसके इनकार को इतनी संजीदगी से मत लो। इस उम्र में लड़कियां अमूमन ऐसी बातें करती हैं। जब शादी हो जाएगी तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। मैंने समझ लिया कि दोनों बाप बेटी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मेरी एक नहीं चलेगी, बाप जाने और बेटी जाने। मैं खामोश हो गई। शादी की घड़ी आ गई। जोया ने बहुत वावेला मचाने की कोशिश की, मगर मेरे शौहर ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए कि बेटी देख, मैं बीमार हूं और ये रिश्ता मैंने तेरे भले की खातिर किया है। मैंने हमेशा तेरी हर बात मानी है, अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है। बाप की यूं मिन्नत समारत करने और गिड़गिड़ाने पर वो खामोश हो गई, मगर दिल में कुछ और ही ठान लिया था उसने। उसके तेवर अच्छे ना थे, तभी मैं चाहती थी कि उसकी शादी रोक दें। डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि शादी करने के बाद घर बसाने से गुरेजा हो जाए, लिहाजा पहले उसे राजी करना जरूरी था। खैर, जोया आंसू बहाती फूफी के घर रुखसत हो गई और मेरे शौहर ने सुख का सांस लिया कि चलो एक फर्ज तो अदा हुआ। लेकिन सुख का ये सांस आर्जी साबित हुआ। बावजूद इसके कि प्यारी बेटी को उन्होंने बहुत जहेज दिया, लेकिन वो किसी तौर पर खुश ना हुई। अभी शादी को 1 हफ्ता गुजरा था कि ससुर का फोन आ गया, अपनी बेटी का सामान ले जाओ और बेटी को भी घर ले जाओ। बसूरत दिगर उसने संगीन नताइज की धमकियां दी। इस फोन को सुनकर मेरे शौहर घबरा गए और उसी वक्त अपनी बहन के घर चले गए। उनकी बहन ने बताया कि तुम्हारी लड़की बिल्कुल ताउन नहीं कर रही। मैं तो इसे अपनी प्यारी भतीजी समझकर लाई थी, मालूम नहीं था कि यह ऐसी बेलचक निकलेगी। घर को घर समझने पर तैयार ही नहीं। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। समझाने की कोशिश करती हूं तो जुबान चलाने लगती है, कहती है कि देख लूंगी मैं तुम्हें। भला इस तरह घर बसाए जाते हैं? बात बात पे मुझे आंखें निकालती है। इसे क्या प्रॉब्लम है आखिर? मेरे शौहर ये सब सुनकर परेशान हो गए। बोले, बहन, जोया यहाँ आबाद रहे ना रहे, मैं इसके जहेज का सामान आपके घर से हरगिज नहीं उठाऊंगा। आप बेशक इस सामान को बाहर फेंक दें, मामला हमारी समझ में आ गया है।
कि किसी सूरत भी हमारी लाडली को ससुराल में रहना मंजूर नहीं। हमारा दामाद कहने लगा कि मैं अपनी बीवी को बसाना चाहता हूँ। ना तो मैंने तलाक का सोचा है और ना मैं कभी सोचूंगा। मेरे शौहर बोले कि मामला मुझे सास बहू का लग रहा है। ऐसा करो कि तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, क्या पता ये बाद में ठीक हो जाए। फूफी भी कहने लगी कि मुझे कोई एतराज नहीं है अगर मेरा बेटा आपके घर जाना चाहता है। हम जोया और दामाद को घर ले आए। तब हमारी बेटी का ज्यादा मूड खराब हो गया कि दामाद को क्यों साथ ले आए हैं। क्या दामाद सास ससुर के घर में पड़ाव डाले हुए अच्छे लगते हैं। बहरहाल उन्हें आए 15 दिन भी न हुए थे कि खबर आ गई कि फूफा जान का इंतकाल हो गया है। लिहाजा हमारे दामाद और हम सबको वहां पर जाना पड़ा। 3 दिन वहां कयाम करने के बाद हम चौथे दिन वापस घर आ गए। जोया भी इसरार करके हमारे साथ आ गई, लेकिन फिर दामाद ना आया। मेरे शौहर ने इसरार किया कि बेटी जोया, सच बता दो कि आखिर क्यों तुम्हारी अपनी फूफी से इस कदर ठिन गई है। तुम्हारी शादी से पहले तो वो तुम पर जान छिड़कती थी। ये सुनकर जोया कहने लगी कि जरा फूफो की इद्दत गुजर जाए ना, तो फिर मैं उनके सारे पोल खोल दूंगी। इस बात पर हम दंग रह गए। फूफी की इद्दत तक जोया ने सब्र किया, बल्कि हमारे साथ शौहर के यहाँ आना जाना भी रखा और फिर तकाजा शुरू कर दिया कि मुझे खुला चाहिए। मेरे शौहर ने बहुत समझाया, लेकिन उसका वही रवैया जैसा बचपन में था वैसा ही रहा। जो बात मुंह से निकल जाती थी तो फिर वो पूरी करवा के ही छोड़ती थी। फिर आखिर मेरे शौहर थक गए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर इस सूरत में मानूंगा अगर तुम असल वजह बता दोगी कि आखिर क्यों खुला लेना चाहती हो। क्योंकि तुम्हारा अपने शौहर से कोई झगड़ा नहीं है, सारा मसला सास से है। तो जब तक वजह ना बताओगी खुला के लिए मुझे कायल नहीं कर पाओगी। जोया ने तब एक बड़ी बुरी और अनहोनी बात कह दी। वो बोली कि आपकी बहन के करतूत ठीक नहीं है। उनकी दोस्ती एक गैर शख्स से है जिसका इल्म इत्तफाक से उसे हो गया है, जबकि घर के बाकी सभी अफराद इस अमर से नावाकिफ, और मैं ये बेगैरती का तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आपकी प्यारी बहन को तमाम बरादरी में बदनाम कर दूंगी। बेटी के मुंह से अपनी बहन के बारे में ऐसे नाजेबा अल्फाज सुनकर तो मेरे शौहर के पैरों तले से जमीन निकल गई, और मुझे भी यकीन ना आया कि बाजी जिन के बारे में कभी किसी ने शिकायत नहीं सुनी थी वो ऐसी हो सकती हैं। बल्कि मुझे तो यकीन हो गया कि मेरी जिद्दी लड़की झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, अपनी फूफो पर इल्ज़ाम धर रही है। मैं अपनी बेटी की फितरत को खूब जानती थी। जब उसे अपनी जिद मनमानी होती थी तो ये किसी भी हद तक जा सकती थी। बहरहाल मेरे शौहर बेटी के इस इल्ज़ाम तराशी से डर गए। सोचा कि ये जो कहती है करके दिखाती है, और अब जबकि मेरी बहन बेवा हो गई है, अगर मेरी बेटी ने इस किस्म की बेपरकी उड़ाना शुरू कर दी तो मैं ही नहीं बल्कि मेरी बहन भी बरादरी में किसी को मुंह दिखाने के लायक न रह जाएगी। मेरे शौहर ने जोया की मंशा पूरी करने की ठान ली और अदालत में उसकी तरफ से खुला का केस दायर कर दिया। यूं जोया ने खुला हासिल करके अपना मकसद पूरा कर लिया, पर इसके बाद मेरे शौहर और उनकी बहन का रिश्ता टूट गया। लेकिन दोनों बहन भाइयों का रिश्ता टूट जाने के बावजूद मेरे शौहर ने सोचा, इस तरह भी अगर मेरी बहन की इज्जत बचती है तो बचा लूं। खुला को 6 माह बामुश्किल गुजरे थे कि जोया ने कहा कि वो अपनी पसंद की शादी करना चाहती है। मैंने पूछा, लड़का कौन है और तुम्हारा उसके साथ कब से नाता है? बोली, शादी से पहले वाकफियत हुई, मेरी क्लास फेलो का भाई है जो उसे लेने कॉलेज जाता था, तभी हमारी वाकफियत हुई। हमने आपस में शादी के अहदो पैमान कर लिए और ख्याल था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन अब्बा जान ने इतनी मोहलत ना दी और अपनी मनमानी करके रहे। मैं तो जोया की जुर्रत पर हैरान थी कि वो ये बातें करते हुए जरा सी भी झिझक महसूस नहीं कर रही थी। कितनी बेबाक थी वो। मेरा ख्याल दुरुस्त था कि अपनी फूफो पर तोहमत लगाकर उसने उनसे जान छुड़ा ली और अपना मकसद हासिल कर लिया। जानती थी कि चाहत की खातिर जान पर खेल जाने वाली ये लड़की अब अपने इरादे से बाज आने वाली नहीं, लिहाजा मैंने उसका साथ देने की ठान ली। दोबारा उसका घर बसाना था क्योंकि मेरे शौहर को बेलाखिर डॉक्टरों ने बता दिया था कि उन्हें कैंसर है, उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अभी शौहर को मैं जोया की बात आगाही न कर पाई थी कि वो अचानक बीमार हो गए और कुछ अरसा अलील रहकर इस दुनिया से चले गए। बच्चों की तमाम जिम्मेदारियां अब मेरे कांधों पर आ पड़ीं और इससे बड़ी जिम्मेदारी जोया की थी। मुझे हर हाल में उससे निमटना था। उसकी ख्वाहिश पर मैंने उस लड़के को बुलाया जिसका नाम रुस्तम था, और उससे ब्याह रचाने को मेरी बेटी ने यह मार का सर किया कि बिलाखिर खुला लेकर ही दम लिया।
पहली नज़र में रुस्तम मुझे बिल्कुल पसंद न आया। यूं वो खूबरू और पढ़ा लिखा था, खुशहाल ख़ानदान का चश्मो चराग था, मगर वो दोहरी शख्सियत का मालिक था। उसका एक रूप बज़ाहिर बहुत अच्छा और दिलकश, जबकि दूसरा रूप घटिया और कमतर था। उससे मुख्तसर इंटरव्यू के बाद मैंने अपनी बेटी को आखिरी बार समझाना अपना फ़र्ज समझा। उसे बताया कि बेटी, ये लड़का सही नहीं है, ये बहुत मादा परस्त है और अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखने वाला आदमी है। बाद में कहीं तुमको पछताना ना पड़े। अम्मी, पछतावे का लफ्ज़ तो मेरी लुग़त में ही नहीं। जो काम करती हूँ डट कर करती हूँ और फिर मैं बिल्कुल नहीं पछताती और ना मैं कदम पीछे हटाती हूँ। आप बस मेरा निकाह रुस्तम से करा दीजिए। कोई चारा नहीं था। बेटों को किसी तरह राज़ी किया और बेटी का निकाह उसके मन चाहे शख्स से कराकर उसे रुखसत किया। शादी के 15 रोज़ बाद वो आई और बताया कि रुस्तम कहता है, जबकि तुम्हारी पहली शादी पर वालिदैन ने तुम्हें इतना ज़्यादा जहेज़ दिया था तो अब क्यों नहीं दिया। मैंने कहा कि उसने कोई डिमांड ही नहीं की थी। अगर अब उसका ये मुतालबा है तो तुम फहरिस्त ला दो, मैं तुम्हारे भाइयों को दे दूंगी और वो सब कुछ ला देंगे। 2 रोज़ बाद मेरी बेटी दोबारा आई। बोली, माँ, ये रही फहरिस्त। मैंने पढ़ी। जहेज़ के अलावा उसमें हमारी जायदाद की तफसील के साथ मुतालबा था कि इस जायदाद में जो हिस्सा जोया का बनता है वो हमारे हवाले कर दें। इस मुतालबे पर मैं तो लर्ज़ कर रह गई। मैंने कहा, जोया, इस लालची आदमी ने ये क्या मुतालबा कर दिया है, जबकि ये जायदाद मेरे नाम है जिसमें हम रहते हैं। जोया कहने लगी, तो मकान को जल्द अज जल्द फ़रोख्त करके मेरा हिस्सा मुझे दीजिए। मैंने बेटों से बात की तो वो बोले, अम्मी, बहन का घर तो हमने हर हाल में बसाए रखना है। हम घर बेचकर किराए के मकान में मुंतकिल हो जाते हैं और इसका हिस्सा दे देते हैं। बस उन्होंने औने पौने घर बेचा और जो हिस्सा जोया का बनता था वो उसे देने गए तो उसके शौहर ने कहा कि आपकी दुकान भी है और उसमें जो हिस्सा बनता है वो भी दे दें। मेरा बड़ा बेटा बोला, भाईजान, वो दुकान तो अम्मी को उनके वालिद साहब के तरके में मिली थी और अम्मी अभी हयात है। ये दुकान हमारा जरिया रोजगार है, उसको बेच देंगे तो खाएंगे कहाँ से। जो दुकान अब्बा जान ने खरीदी थी वो तो उनके इलाज के लिए हमने बेच दी। तो तब रुस्तम कहने लगा कि आपकी बहन ने मुझे कहा था कि मुझसे शादी करना हर हाल में, मैं तलाक तुम्हारी खातिर ले रही हूँ। तो मैंने तभी शर्त रखी थी कि अगर जायदाद में से हिस्सा लाओगी तो हमारी शादी हो सकती है, वरना नहीं। पूछ लें अपनी बहन से। इसने कहा था कि मैं वादा करती हूँ कि माँ बाप की जायदाद बिकवा कर हिस्सा लाऊंगी, मगर मुझसे तुम्हें शादी करनी ही होगी। अब इसे अपनी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि अब हम दुकान बेचकर सड़क पर बैठेंगे। मैं बेवा हो चुकी थी और मेरे बेटे बेचारे अभी पूरी तरह बाप की वफात के सदमे से संभल ना पाए थे, ना ही वो माली लिहाज से संभल सके थे, क्योंकि एक घर और एक दुकान फरोख्त करके उन्होंने अपने बाप की बीमारी पर लगाई। अब एक घर रहने की खातिर और एक दुकान जरिया रोजगार बाकी रह गई थी, जो मेरे मरने के बाद ही बच्चों को मिलने वाली थी। मैं अभी जिंदा थी और ये दोनों चीज़ें मेरे शौहर वफात से कबल मेरे नाम कर गए थे, ताकि बच्चे कहीं बुढ़ापे में मुझे दर बदर न कर दें। बेटों ने तो ऐसा ना किया, मगर बेटी, जो अल्लाह की रहमत कहलाती है, उसने अपने शौहर के साथ मिलकर हमें ज़रूर कंगाल और दर बदर किया। पहले मेरा घर बिकवा दिया और फिर दुकान के पीछे पड़ गई। बिलाखिर दुकान बिकवाई और अपना हिस्सा ले गई। आज ये आलम है कि ना घर रहा ना दुकान रही। जोया ने हमें गुर्बत में धक्का दे दिया, मगर वो इस अमर पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। कहती है, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मेरे बेटे दोबारा बकिया पैसों से दुकान न खरीद सके और वो रकम भी तितर बितर हो गई। आज दोनों किसी की दुकान पर नौकर हैं, जबकि किराए के मकानात में हम जगह जगह भटकते फिरते हैं। रोज़ बरोज़ किराए महंगे होते जा रहे हैं, फिर घर बदल कर कोई सस्ता किराए का मकान तलाश करते हैं। अब हम एक गंदे से मोहल्ले में एक कमरे के घर में रह रहे हैं, जिसकी बोसीदा छत बारिश में टपकने लगती है। मेरे मरने के बाद अगर बेटी अपना हिस्सा लेती तो कम से कम मुझ बुढ़िया को यूं दरबदर ना होना पड़ता। सच है कि बेटियां रहमत होती हैं और उन्हें उनका हिस्सा भी मिलना चाहिए, मगर वालिदैन की वफात के बाद जिंदा बूढ़े माँ बाप को घर से धक्के देकर निकालना कहाँ की नेकी है। जो बेटियां खुदसर हो जाती हैं वो रहमत नहीं रहती, माँ बाप के लिए जहमत बन जाती हैं। कैसी लगी आज की सबक आमूज कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।